नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक गोवा में शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ महासचिव चांगमिंग के साथ बातचीत की। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में नगर निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सतत विकास के लिए एशियाई विकास बैंक को जलवायु वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। क्रेमलिन पर यूक्रेन द्वारा ड्रोन हमले करने के रूस के आरोप के एक दिन बाद कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए प्रतिनिधियों का गोवा पहुंचना शुरू हो गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव गोवा पहुंच चुके हैं। ये बैठक आज और कल होगी। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सवेरे एससीओ महासचिव के साथ बैठक की। उन्होंने एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत को सहयोग देने पर एससीओ महासचिव जनरल मिंग की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रों के रूप में स्टार्टअप, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने की बात कही। चीन और पाकिस्तान समेत शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। डॉक्टर एस जयशंकर रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत और अन्य सदस्य देशों को बहुपक्षीय सहयोग तथा विवादित मुद्दों पर चर्चा का एक मंच उपलब्ध होगा। संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एशियाई विकास बैंक एडीबी को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि बैंक को सतत और सुदृढ़ क्षेत्रीय विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने सोल में एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। सुश्री सीतारामन ने एडीबी से अनुरोध किया कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना के बारे में बताए तथा भारत जैसे मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए जलवायु वित्त की रियायती व्यवस्था पर विचार करे। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार की अति सक्रिय नीतियों और सशक्तिकरण वाले विकास के कारण मौजूदा आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का ध्यान बुनियादी सुविधाओं के रणनीतिक और एकीकृत विकास पर केंद्रित है और सरकार अभूतपूर्व पूंजीगत व्यय से प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण तैयार कर रही है। भारत के G20 शेर्पा अमिताभ कांत ने कहा है कि पर्यटन केवल विकास का माध्यम ही नहीं बल्कि काम सृजक और रोजगार का माध्यम भी है। वर्ष 2047 तक जनसंख्या की औसत आयु 30 से 31 वर्ष के बीच होने के साथ भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र बन जाएगा। नई दिल्ली में भारतीय पर्यटन सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए श्री कांत ने बताया कि भारतीय पर्यटन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की भांति ही विकास ला रहा है। यदि प्रत्येक राज्य अनोखा उत्पादन करे और उसे वैश्विक बाजार में लाए तो ये भारतीय पर्यटन के लिए और अच्छा होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary on 4th May, we have an interview with Guru Ryobeng Mashangwa, a folk musician and singer from Manipur. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। पहले चरण में 37 जिलों में 10 महापौर और अन्य पार्षदों तथा स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला।
श्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि मतदान हमारा अधिकार होने के साथ साथ हमारा मुख्य कर्तव्य भी है। उन्होंने लोगों से नगर निकाय को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मतदान करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वोट डाला। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतगणना 13 मई को होगी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेल्लारी और तुमकुरू में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने जेवारगी में जनसभा को संबोधित किया। उनका कलबुर्गी जिले के अफजलपुर में एक और जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेलगावी जिले के निप्पानी में जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेलगावी उत्तर, बेलगावी दक्षिण और बेलगावी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने हुबली में प्रचार किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रमुख मुद्दों को लेकर बेंगलुरू में मीडिया को संबोधित किया। राज्य कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दारमैया अपने निर्वाचन क्षेत्र वरुणा में प्रचार कर रहे हैं। जनता दल एस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा हासन जिले में प्रचार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को बेंगलुरु में रोड शो में भाग लेने की संभावना है। कांग्रेस और जेडीएस से भी काफी नेता मतदाताओं से मतदान की याचना कर रहे हैं। बीजेपी डबल इंजन सरकार कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने पर जोर दे रही है। कांग्रेस द्वारा बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। उनका मानना है कि राज्य में आवश्यक सामग्रियों के दाम बढ़ने पर लोगों को तकलीफ हो रही है। उन्होंने मुफ्त का चावल, बिजली और हर महीने भत्ता देने का वायदा किया है। जेडीएस ने भी गरीबों को काफी मदद पहुंचाने का वायदा किया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाताओं की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। ये ऐप मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर कतार और पार्किंग की जगह की उपलब्धता के बारे में बताएगा। बेंगलुरु जिला निर्वाचन अधिकारी तुषार गिरिनाथ ने आकाशवाणी समाचार से मोबाइल ऐप की कार्यप्रणाली पर बात की। हमारे जो क्लस्टर पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ 4 से ज्यादा है, वहां पर हमने थोड़ी दूर पर जगह की पहचान करके उसमें कार के पार्क करने की जगह बनाई है और ऐप के तरफ से जो एक ऐप बनाया है उससे आपको पता चल सकता है रियल टाइम में कि कितना व्हीकल्स यहाँ पार्क हैं और उस हिसाब से आप अपना वोट को देने का टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से पोलिंग बूथ के सामने कितनी बड़ी पंक्ति है उसकी भी सुविधा हमारे एक और ऐप हमने डेवलप किया है। वो दोनों ऐप जो है वो आपको मिल जाएंगे। उन दोनों ऐप से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी क्यू लगी हुई है सामने। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उनके सरकारी बंगले की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए के कथित खर्चे के मुद्दे पर हमला बोला। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्रीमती लेखी ने आरोप लगाया कि बंगले की मरम्मत के काम में घोटाला हुआ है क्योंकि इसके लिए कोई टेंडर नहीं जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले की जांच को लेकर पिछले 5 दिन से धरने पर है। मास्टर प्लान दिल्ली 21 के मुताबिक जो ये क्षेत्र है सिविल लाइन का जहां पे इनका निवास है उसमें ईंट नहीं लगा सकते। जो नियम कानून के अनुसार हेरिटेज एरिया है वहां पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने वो कंस्ट्रक्शन किया। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, ईंट लगती है, कुछ भी काम होता है, उसके लिए आप दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की परमिशन चाहिए होती है, तो उसकी भी कोई परमिशन इन्होंने नहीं ली। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात कर वहां के हालात की जानकारी ली। श्री शाह ने राज्य में शांति बहाली के लिए सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। मणिपुर के कुछ हिस्सों में कल ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा चूड़ा चांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में आयोजित रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। ये रैली मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग के समर्थन में निकाली गई थी। राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सेना, अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। I appeal
to one and all to maintain peace and harmony in your respective areas. I urge you not to believe in rumors and unverified messages. While soliciting your cooperation in maintaining peace, the deployed state police and the central forces have been directed to take strict actions against individuals and groups indulgent in violence. We should all stand united to restore normalcy in Manipur at the earliest. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में स्वास्थ्य वर्धक और स्वच्छ भोजन सामग्री विकसित करने के लिए शुरू की गई 100 फूड स्ट्रीट परियोजना की समीक्षा की। इसका उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित भोजन की आदत विकसित करना, भोजन से होने वाली बीमारियों को कम करना और स्वास्थ्य के सभी मानदंडों में सुधार करना है। फूड स्ट्रीट परियोजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रत्येक फूड स्ट्रीट को 1 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगा। इस राशि का उपयोग पीने का स्वच्छ पानी, हाथ धोने और शौचालय की सुविधा, सूखे और गीले कूड़े के निपटान की उचित व्यवस्था पर किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग में लोगों को, व्यापार को और देशों को जोड़ने की अपार क्षमता है। श्री गोयल आज मुंबई में 23वें फिक्की फिल्म्स के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस सत्र का उद्देश्य था वाणिज्य और रचनात्मकता का मिलन। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग दुनिया को नए भारत की तस्वीर दिखा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज सुबह कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों से धमाकों की आवाजें आईं। यह हवाई हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान हेग में संबोधन से पहले किया गया। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर क्रेमलिन में एक ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया था। रूस का दावा है कि यह हमला राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की एक कोशिश थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के आरोपों को खारिज कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक रडार से परिसर को लक्षित ड्रोन को निष्क्रिय किया गया। कथित हमले के समय राष्ट्रपति पुतिन परिसर में मौजूद नहीं थे। आईपीएल में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मुंबई इंडियंस ने कल रात मोहाली में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से पराजित किया। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 215 रन चाहिए था। उसने 7 गेंद शेष रहते 4 विकेट खोकर 216 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,962 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 7,000 से 873 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 36,244 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.73% है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भारत देशवासियों पर गर्मी के प्रभाव का निर्धारण करने और विशिष्ट स्थानों पर गर्मी के प्रभाव पर चेतावनी जारी करने के लिए अगले साल अपना हीट इंडेक्स शुरू करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि उनका विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है और अगली गर्मियों में हीट इंडेक्स शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सूचकांक तापमान और उमस के साथ हवा और आंधी की स्थिति की भी जानकारी देगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक गोवा में शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ महासचिव चांग मिंग के साथ बातचीत की। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में नगर निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सतत विकास के लिए एशियाई विकास बैंक को जलवायु वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। क्रेमलिन पर यूक्रेन द्वारा ड्रोन हमले करने के रूस के आरोप के एक दिन बाद कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।